हेलो फ्रेंड्स, सफलता कार्य इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। दोस्तों, पर्यावरण के महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ हम आपके सामने उपस्थित हैं। दोस्तों, यह जानिएगा कि यह प्रश्न केवल टीईटी और सुपर टेट के लिए नहीं, यह हर एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए। तो चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की। इनमें से किस पर्यावरणविद को जल पुरुष के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन नंबर ए है सुंदर लाल बहुगुणा, ऑप्शन नंबर बी है राजेंद्र सिंह, ऑप्शन नंबर सी है बी वेंकटेश्वरलू और ऑप्शन नंबर डी है सलीम अली। तो दोस्तों, इसमें आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। दोस्तों, राजेंद्र सिंह को हम जो लोकप्रियता मिली वह भारत के जल पुरुष के नाम से मिली। यह एक गैर सरकारी संगठन भी चलाते थे जिसका नाम था तरुण भारत संघ। 2001 में राजेंद्र सिंह को रेमन मैग्सेसे पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। अगर हम बात करते हैं सुंदरलाल बहुगुणा की, तो दोस्तों यह चिपको आंदोलन से संबंधित थे और चिपको आंदोलन के प्रणेता दोस्तों आप जानते हैं श्री चंडी प्रसाद भट्ट थे। ठीक है, जबकि अगर हम डॉक्टर सलीम अली की बात करें तो दोस्तों यह प्रसिद्ध पक्षी विज्ञान विशेषज्ञ थे, यह प्रसिद्ध पक्षी विज्ञान विशेषज्ञ थे। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन जैविक संसाधन नहीं है? निम्नलिखित में से कौन जैविक संसाधन नहीं है? ऑप्शन नंबर ए शुद्ध जल, बी कोयला, सी पेट्रोलियम, डी मछली। तो दोस्तों, जैविक संसाधन का मतलब होता है जैविक संसाधन जो जीवमंडल या फिर जो जीवाश्म ईंधन वगैरह है, ठीक है, या फिर जो वो संसाधन जो जीवमंडल से प्राप्त किए जाते हैं वही जैविक संसाधन है। तो दोस्तों, इसमें आपको अगर जीवाश्म ईंधन भी हम देखें तो यह भी जैविक संसाधन में आता है, जैसे कोयला हुआ, पेट्रोल हुआ, ठीक है। इस वर्ग की और जो वस्तुएं और जो धातुएं हैं वह भी शामिल है। तो यह बताइए कि इसमें से कौन सा जैविक संसाधन नहीं है? तो यह आपका हो जाएगा शुद्ध जल। क्या हो जाएगा दोस्तों? शुद्ध जल। ठीक है, कोयला जैविक संसाधन हो जाएगा, पेट्रोलियम जैविक संसाधन हो जाएगा, मछली भी क्या हो जाएगी दोस्तों? जैविक संसाधन। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर इसमें हो जाएगा शुद्ध जल, जो कि जैविक संसाधन नहीं है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में किसके क्षय होने से सबसे अधिक समय लगता है? किसके क्षय होने में सबसे अधिक समय लगता है? ऑप्शन नंबर ए सिगरेट का टुकड़ा, ऑप्शन नंबर बी चमड़े का जूता, ऑप्शन नंबर सी फोटो फिल्म और ऑप्शन नंबर डी है प्लास्टिक का थैला। तो दोस्तों, इसके पहले की वीडियो में हमने आपको बताया था कि अगर सबसे अधिक क्षय होने की बात आ रही है सबसे अधिक देर में, तो यह क्या हो जाएगा? प्लास्टिक का थैला। क्या हो जाएगा? प्लास्टिक का थैला। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। दोस्तों, प्लास्टिक का थैला एक थर्मोप्लास्टिक है। क्या है? एक थर्मोप्लास्टिक है और यह एथिलीन के बहुलकीकरण से प्राप्त किया जाता है। किससे? एथिलीन के बहुलकीकरण से प्राप्त किया जाता है, जिससे मृदा पर प्रदूषण तो होता ही है और वातावरण को भी यह प्रदूषित करता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। भोपाल गैस त्रासदी मिथाइल आइसोसाइनेट मिग रिसाव की घटना हुई थी। कब हुई थी? ऑप्शन नंबर ए है 2 दिसंबर 1982, ऑप्शन नंबर बी 3 दिसंबर 1985, ऑप्शन नंबर सी 3 दिसंबर 1984, ऑप्शन नंबर डी 4 दिसंबर 1986। तो दोस्तों, भोपाल गैस त्रासदी किस गैस के कारण हुई? मिथाइल आइसोसाइनेट, या तो आपको प्रश्न में दिया है। हुई कब थी? 3 दिसंबर 1984। ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा, 3 दिसंबर 1984। इसमें दोस्तों लगभग 4000 जाने गई थी। कितनी? लगभग 4000 लोगों की मृत्यु हुई थी। किससे? मिथाइल आइसोसाइनेट थी। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन चेरनोबिल दुर्घटना संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए है नाभिकीय दुर्घटना, बी है भूकंप, सी बाढ़, डी अम्लीय वर्षा, डी इनमें से कोई नहीं, ई इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, चेरनोबिल यह जो दुर्घटना है यह है नाभिकीय दुर्घटना। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। दोस्तों, चेरनोबिल दुर्घटना हुई कब यह भी जान लीजिए। 26 अप्रैल 1986। 26 अप्रैल 1986। 26 अप्रैल चेरनोबिल दुर्घटना संबंधित किससे है? नाभिकीय दुर्घटना है। 26 अप्रैल
1986 को हुई थी चेरनोबिल दुर्घटना। दोस्तों यह एक नाभिकीय दुर्घटना है, यह एक नाभिकीय दुर्घटना है और यह दोस्तों मानवीय भूल के कारण हुई थी, ठीक है, जो कि रेडियोधर्मी कण वातावरण में प्रविष्ट हो गए थे, रेडियोधर्मी कण वातावरण में प्रविष्ट हो गए थे। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, जैव उपचारण से तात्पर्य है, जैव उपचारण से तात्पर्य है। ऑप्शन नंबर ए है जीवों द्वारा पर्यावरण से विषैले पदार्थों का निष्कासन। ऑप्शन नंबर बी रोगाणुओं व पीड़कों पर जैविक नियंत्रण। ऑप्शन नंबर सी शरीर के अंगों का प्रत्यारोपण। और ऑप्शन नंबर डी सूक्ष्म जीवों की सहायता से रोगों का निदान। तो दोस्तों जैव उपचारण है क्या, यह जान लीजिए। सूक्ष्म जीवों के प्रयोग द्वारा पर्यावरण से विषैले प्रदूषक पदार्थ के निष्कासन की जो प्रक्रिया होती है उसी को हम जैव उपचारण कहते हैं। फिर से सुनिए, सूक्ष्म जीवों के प्रयोग द्वारा पर्यावरण से विषैले प्रदूषक पदार्थों के निष्कासन की प्रक्रिया जैव उपचारण कहलाती है। ठीक है दोस्तों, तो आपका ऑप्शन पहला ही सही हो जाएगा इसमें, जीवों द्वारा पर्यावरण से विषैले पदार्थों का निष्कासन, यही है जैव उपचारण। ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची एक, एस्बेस्टस धूल, वायु प्रदूषक पहले सूची में है और प्रभावित अंग जो है यह दूसरे सूची में है। तो दोस्तों अगर बात करें एस्बेस्टस धूल से, तो इसके पहले वीडियो में हमने आपको बताया है एस्बेस्टस धूल से कौन सा अंग प्रभावित होगा दोस्तों, फेफड़ा। क्या प्रभावित हो जाएगा, फेफड़ा प्रभावित हो जाएगा। अगर हम शीशे की बात करें तो दोस्तों शीशे से हमारा मस्तिष्क प्रभावित होता है। अगर हम बात करते हैं पारा की तो दोस्तों पारे से हमारा उदर प्रभावित होगा, उदर संबंधी समस्याएं आती हैं। और अगर हम कार्बन मोनोऑक्साइड की बात करते हैं दोस्तों, तो कार्बन मोनोऑक्साइड हमने आपको बताया था कि यह रक्त में घुलकर जो है कोशिकीय श्वसन को प्रभावित करेगा, कोशिकीय श्वसन को बाधित करता है। ठीक है, यह रक्त में हीमोग्लोबिन में प्राथमिक रूप में जाकर संयोजित होता है और ऑक्सीजन के अणुओं को प्रतिस्थापित कर देता है। ठीक है, ऑक्सीजन और उनके अणुओं को ऑक्सीजन रहित कर देगा धीरे धीरे जाकर, ताकि आपको बाद में यह धीरे धीरे श्वसन की समस्या होने लगेगी। तो आपका इसमें ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। एस्बेस्टस धूल से होता है फेफड़े का कैंसर, सीसा से होगा मस्तिष्क की बीमारी, पारा से हो जाएगा उदर संबंधी समस्याएं, कार्बन मोनोऑक्साइड से रक्त धाराएं, या फिर आप ये कह लीजिए कि श्वास संबंधी रोग। ठीक है, दोनों में से कुछ भी दिया रहेगा तो यह आपका सही हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, अगर मान लीजिए, ठीक है, यहाँ एक चीज़ और दोस्तों हम आपको बता दें कि अगर मान लीजिए पारा दिया हुआ है, शीशा दिया हुआ है और शीशे से हमने अभी आपको शीशे में बताया कि शीशे से मस्तिष्क का रोग होगा। किससे दोस्तों, मस्तिष्क का। लेकिन अगर मस्तिष्क की जगह पे केंद्रीय तंत्रिका तंत्र भी दिया है या फिर केंद्रीय नर्वस सिस्टम आपको लिख के दे दिया है तो भी आपका उत्तर सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, हवा में तैरते हुए श्वसन सूक्ष्म कणों का आकार होता है। हवा में तैरते हुए श्वसन या सूक्ष्म कणों का आकार होता है। ऑप्शन नंबर ए 7 माइक्रॉन से अधिक, ऑप्शन नंबर बी 6 माइक्रॉन से अधिक, ऑप्शन नंबर सी 5 माइक्रॉन से अधिक और ऑप्शन नंबर डी 5 माइक्रॉन से कम। तो दोस्तों श्वसनीय सूक्ष्म कण वे कण होते हैं, सबसे पहले आप जान लीजिए कि श्वसनीय सूक्ष्म कण है क्या। तो श्वसनीय सूक्ष्म कण वे कण होते हैं जो कम से कम, ठीक है, 5 माइक्रॉन से छोटे हों। कितने, 5 माइक्रॉन से छोटे, लगभग 2.5 माइक्रॉन के आकार वाले, या फिर ये कह लें कि श्वसनीय सूक्ष्म कण वे कण हैं जो इतने छोटे हों कि श्वसन के दौरान फेफड़े में प्रवेश कर सकें, श्वसन के दौरान फेफड़े में प्रवेश कर सकें। तो इनका जो आकार होता है वह 5 माइक्रॉन से कम होता है। कितने, 5 माइक्रॉन से कम होता है। ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। लगभग 2.5 माइक्रॉन मान के चले कि होता है, लगभग 2.5 माइक्रॉन होता है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सरसों के बीज के सरसों के बीज के अपमिश्रक के रूप में
सामान्यतः निम्नलिखित में से किसका प्रयोग में लाया जाता है? सरसों के बीज के अपमिश्रक के रूप में सामान्यतः निम्नलिखित में से किसे प्रयोग में लाया जाता है? ऑप्शन नंबर ए है आर्जीमोन के बीज, बी पपीते के बीज, सी जीरा के बीज, डी धनिया के बीज। तो दोस्तों सरसों के बीज के अपमिश्रक के रूप में सामान्यतः आर्जीमोन के बीज को लाया जाता है। किसके? आर्जीमोन के बीज को लाया जाता है। आपका ऑप्शन नंबर ए सही है। अब आर्जीमोन का जो बीज है वह दोस्तों मैक्सिको में पाई जाने वाली एक पोस्ते की प्रजाति है। आर्जीमोन क्या है? मैक्सिको में पाई जाने वाली एक पोस्ते की प्रजाति है। इसकी सरसों में इसकी मिलावट की जाती है, ठीक है, और सरसों के तेल में मिलावट करके इसकी पेराई की जाती है और इससे ड्रॉप्सी नामक महामारी फैलती है। कौन सी? ड्रॉप्सी नामक महामारी फैल सकती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है जल प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया? ऑप्शन नंबर ए है 1980, ऑप्शन नंबर बी है 1974, ऑप्शन नंबर सी है 1981 और ऑप्शन नंबर डी है उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो जल प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण अधिनियम दोस्तों 1974 में लागू किया गया। कब? 1974 में लागू किया गया, अधिनियमित किया गया, लेकिन इसे वर्ष 1988 में संशोधित भी किया गया है। तो 1988 में संशोधित किया गया है, लेकिन 1974 में ही इसे लागू किया गया था। दोस्तों आज के लिए इतना ही। हमारी वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके और ज़रूर बताएं दोस्तों, और हमारी वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को दोस्तों। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।